उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्त प्रविशन्ति मुखे मृग। अर्थात सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नया सब्जेक्ट लेके, जिसका शीर्षक है जमशेदपुर, खास करके कोल्हान क्षेत्र में व्यापारियों की समस्या एवं समाधान। साथियों, व्यापार करना कितना कठिन होता है, ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो भारत सरकार में कोल सेक्रेटरी रहे हैं, पीसी पारेख ने अपनी किताब में वर्णन किया। पीसी पारेख ने कोल स्कैम होने के बाद एक किताब लिखी और उन्होंने बताया कि जब वे आंध्र प्रदेश में एक्साइज कमिश्नर थे तो वे देखते थे कि उनके प्रदेश में शराब बहुत बिकती है, पर उस स्टेट को उससे रेवेन्यू नहीं आता। उन्होंने एक रेड पार्टी ऑर्गेनाइज करी और जो कंसाइनमेंट जा रहा था उसका पीछा किया और देखा कि वो कंसाइनमेंट बॉर्डर पर खाली हो रहा है। उन्होंने सारे लोगों को वहाँ पे अरेस्ट किया, कंसाइनमेंट जब्त किया। उसके बाद वो जो कार्टेल था, शराब का कार्टेल था, वो पीसी पारेख से मिलने गया और उनसे कहा कि साहब, जो हम लोग इंटर स्टेट माल ले जाकर बिल कर रहे हैं और वापस स्टेट में लाकर बेच रहे हैं, इसका डिफरेंस 40% होता है। आपको क्या लगता है कि ये मार्जिन हमें बच रहा है? हमें सारे खर्चे काटने के बाद भी केवल 3 से 4% बचता है। ये सब देखकर जानकर पीसी पारेख जी ने अपनी किताब में लिखा कि अपनी जेन्युइन मार्जिन तो दूर, ये जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उसको भी नहीं कमा पा रहे हैं। तब उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तान का व्यापार कितना कठिन है, कितना मुश्किल है व्यापार करना। इन सब बातों के साथ हम आगे जो हमारा सब्जेक्ट है, जमशेदपुर और कोल्हान के व्यापार की समस्या और उसके समाधान पर हम बात करेंगे। जमशेदपुर में टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा ग्रुप की और इकाई कंपनियां हैं, एसोसिएटेड कंपनीज हैं, आइडा में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, मिनी स्टील प्लांट्स हैं और यहाँ छोटे बड़े ट्रेडर्स हैं जो एजेंसी का काम करते हैं, जो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स में वेंडर्स का काम करते हैं। ये मोटा मोटी रूपरेखा है जमशेदपुर और उसके आसपास के व्यापार की। आपके बगल में रांची है, जो एक बहुत बड़ा रिटेल और होलसेल मार्केट के रूप में डेवलप हो चुका है। कई बार कंपनियों के अफसर कहते हैं कि अरे भाई, जमशेदपुर में तो टाटा स्टील है, यहाँ तो सेल बहुत होना चाहिए, परंतु ऐसी बात नहीं है। जमशेदपुर में वॉल्यूम कम है, ये मैंने महसूस किया। यहाँ हाई एंड प्रोडक्ट्स, कॉस्टली से कॉस्टली प्रोडक्ट जमशेदपुर में बिकता है, मगर आप अगर नंबर्स काउंट करेंगे तो उसकी संख्या कम होती है। ये बताती है कि जमशेदपुर की इकोनॉमी किस लेवल की है। जमशेदपुर के डेवलपमेंट में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो एयरपोर्ट है, जो दालबुंगगढ़ में प्रस्तावित है। जमशेदपुर एक लैंडलॉक्ड टाउन है। इसके
आसपास जो भी छोटे मोटे कस्बे हैं, शहर हैं, सबकी कनेक्टिविटी जमशेदपुर के थ्रू है और जमशेदपुर की कनेक्टिविटी दूसरे स्टेट से, दूसरे बड़े सिटी से केवल रेल के माध्यम से है। कोई भी टाउन का डेवलपमेंट तब होता है जब उसके सैटेलाइट टाउन्स भी स्ट्रांग रहते हैं। जमशेदपुर का सैटेलाइट टाउन घाटशिला है, चाईबासा है, चकुलिया है, जो अपने आप में अंडर डेवलप्ड है। मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा था। जो वहाँ एयरपोर्ट प्रस्तावित है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के कारण वो काम पिछले कई वर्षों से बाधित है। जो हम लोगों की जानकारी में है, वहाँ 5 गांव ने वहाँ अड़ंगा लगा रखा था। 3 गांव ने शायद एनओसी दे दिया है और 2 गांव से अभी एनओसी मिलना बाकी है। मैं झारखंड सरकार से, टाटा स्टील से भी मेरी मांग रहेगी कि दालबुमगढ़ एयरपोर्ट को यथाशीघ्र फास्ट ट्रैक पर लाया जाए ताकि जमशेदपुर के इकोनॉमी में एक लंबा उछाल आने की संभावना रहे। टाटा स्टील से भी मैं कहूँगा कि आप चाहेंगे, आपकी धमक मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। जमशेदपुर के लोग ये मानते हैं कि अगर टाटा स्टील जरा भी प्रयास कर लेगी तो जमशेदपुर के लोगों को एयरपोर्ट के रूप में तोहफा जरूर मिलेगा। जमशेदपुर की मैक्सिमम ज़मीन टाटा लीज एरिया में आती है और यहाँ के व्यापारी टाटा स्टील द्वारा दिए हुए सबलीज के पट्टे पर या तो मकान बना के रह रहे हैं या उनका जो कारोबार है, उनका दुकान है, वो टाटा लीज एरिया में है। टाटा लीज के लैंड पर बैंक्स लोन नहीं देती है। हमारी ये जानकारी में है कि टाटा स्टील ने पहले एनओसी कुछ लोगों को दिया है और बैंकों से बात करने पर हमें ये जानकारी मिलती है कि अगर टाटा स्टील एनओसी देगी तो वे टाटा सबलीज लैंड पर जिस पे व्यापारी रह रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं उस पर वो लोन देने के लिए तैयार रहेंगे। तो मेरी टाटा स्टील से पुनः ये मांग रहेगी कि एक सिस्टम डेवलप करें जो जिनके कागज़ पूरे दुरुस्त हों, सारे सिस्टम से रहें, उन पर वो एनओसी दें ताकि जमशेदपुर की इंडस्ट्री और यहाँ के ट्रेडर्स उस लैंड के एवज़ में लोन लेकर अपने व्यापार में उसको इस्तेमाल कर सके ताकि उनका व्यापार फले फूले। जहाँ तक इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात है तो लैंड एक बहुत बड़ा इशू है। लैंड ऑक्शंस होते हैं, बड़े बड़े प्लॉट्स आजकल जो ऑक्शन हो रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं। कई करोड़ रुपया केवल लैंड का कॉस्ट आ रहा है, जो एक साधारण व्यापारी के लिए, एक न्यू कमर के लिए इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना कहीं से भी आसान नहीं है। मेरी जियाडा से और जो झारखंड की जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उससे मेरी मांग रहेगी कि छोटे प्लॉट 5,000-6,000 स्क्वायर फीट के वे बनाएं और उसे नॉन ऑक्शन में प्रोजेक्ट के हिसाब से देखकर वे छोटे व्यापारी को देने पर एक सहमति पत्र बनाएं ताकि यंगस्टर्स जो इस इंडस्ट्री लाइन में आना चाहते हैं वे इसमें आएं और व्यापार करें। इंडस्ट्रियल एरिया का एक बहुत बड़ा इशू है बिजली। 24 घंटे नॉन इंटरप्टेड बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। और झारखंड में रामगढ़ एरिया हो गया, गिरिडीह एरिया हो गया, वहाँ पे डीवीसी की सप्लाई है। इंडस्ट्रियल बेल्ट में, जमशेदपुर के इंडस्ट्रियल बेल्ट में या तो जुस्को सप्लाई करती है या झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करती है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और जुस्को की टैरिफ
डीवीसी से बहुत ज़्यादा है। एक ही स्टेट में इंडस्ट्री को अलग अलग टैरिफ मिल रही है तो इवन प्लेइंग फील्ड नहीं रहती है। मेरा ये मानना है या तो डीवीसी की पावर सप्लाई इंडस्ट्रियल बेल्ट में हो या फिर जूस्को और जेएससीबी डीवीसी के रेट पर ही इंडस्ट्री को सप्लाई करें ताकि वे भी कॉम्पिटिटिव रेट पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। जूस्को आज के दिन वहाँ पावर दे रहा है, मगर वो भी पूरी जो हमारी जानकारी में बातें आई हैं उसके पास में अभी शायद पूरी तरह से पावर अब नहीं है। वो बहुत लोगों की डिमांड है जिसको जूस्को पूरा नहीं कर पा रहा है। जमशेदपुर के जो खाद्यान्न व्यापारी हैं उनके लिए परसुडी मार्केट है। एक बार कोई भी परसुडी बाजार मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड जाकर देख ले, एक मरघट के समान है। न तो वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, न तो वहाँ रोड्स बढ़िया है। लोग वहाँ अपने जमशेदपुर के अलग अलग इलाके से परसुडी एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड जाते हैं, सुबह टिफ़िन लेकर जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं और शाम को आते हैं। मेरा ये मानना है कि मार्केटिंग बोर्ड जो झारखंड का है उसको जमशेदपुर के एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड को डेवलप करना चाहिए। एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड में पैसे की कोई कमी नहीं है। पूरे झारखंड में जो एग्रीकल्चर मार्केट है 700-800 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड का डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट यार्ड को डेवलप करने के इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। व्यापारियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए और व्यापारी भय मुक्त होकर बगैर किसी के प्रेशर में आकर एक अच्छे इन्वायरमेंट में, व्यापारी इन्वायरमेंट सरकार को यहां पर देना चाहिए। पर कैपिटा इनकम, ये जानकर आपको हैरानी होगी, पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोवा स्टेट की है, लगभग 4,12,000 रुपया है। उसके बाद सिक्किम का है, उसकी पर कैपिटा इनकम 4 लाख के आसपास है। फिर दिल्ली का है 3,44,000 रुपया। झारखंड की पर कैपिटा इनकम केवल 71,000 रुपया है और वो अंतिम से तीसरे पायदान में है, अंतिम से तीसरे पायदान में है। यानी गोवा जैसा स्टेट, सिक्किम जैसा स्टेट जिसकी पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आते हैं, ये बात को प्रमाणित करता है कि टूरिज्म में कितनी संभावनाएं हैं। झारखंड में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं और जमशेदपुर में खास करके डिमना लेक, दलमा हिल्स, किरूबुरु और डोबो डैम, इन सबको, घाटशिला हो गया, इन सबको डेवलप करना चाहिए। झारखंड मिनरल रिच स्टेट है। यहां कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट सब मिलते हैं, परंतु टूरिज्म की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। 25% झारखंड का पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब है, यानी 75% लोग नॉन ट्राइबल्स हैं। झारखंड और जमशेदपुर की आत्मा शेड्यूल्ड ट्राइब में बसती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो भी सरकारें हैं उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का ध्यान देना ही चाहिए। वो हमारे भाई बंधुगण हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनके हिस्से में ज्यादा जाना चाहिए, परंतु नॉन ट्राइबल्स जो 75% है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। झारखंड के जो 2 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट और संथाल परगना टेनेसी एक्ट,
मैं चूँकि कोल्हान की बात कर रहा हूँ इसलिए CNT एक्ट पर बात करूँगा। ये एक बहुत पुराना एक्ट है और मेरा ये मानना है जमशेदपुर जो एक अर्बन एरिया है, यहाँ जो ट्राइबल्स रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस एक्ट के कारण वे भी प्रभावित हैं। उनकी ज़मीन जो काफ़ी कॉस्टली हो गई है उन्हें कौड़ी के भाव देना पड़ता है। ये सरकार को समझने की आवश्यकता है। ये एक्ट्स लगभग 100 वर्ष पहले बने हैं और इनको फिर से स्टडी करके इसमें हमारे ट्राइबल भाई बंधु का फायदा को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है ताकि ट्राइबल भाई बंधु भी फायदा में रहें और व्यापारी जगत को भी लैंड के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़े। जमशेदपुर में लोग बाहर से बहुत कम आते हैं। यहां से लोग बाहर जाते हैं। कोई भी टाउन, कोई भी प्रदेश तब तक डेवलप नहीं करेगा जब तक इन्फ्लक्स ऑफ पीपल नहीं हो। जब लोग आते हैं तो उनका पैसा भी उस प्रदेश और उस टाउन में आता है, पर विडंबना यह है कि यहां का पैसा बाहर जाता है, यानी यहां नेगेटिव कैश फ्लो है। जब भी प्रदेश और टाउन में लोग बाहर से आएंगे नहीं, उस प्रदेश और उस टाउन का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस होने चाहिए ताकि लोग यहां पढ़ने आए, यहां से पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाए। लोग यहां इलाज कराए, यहां से बाहर नहीं जाए इलाज कराने के लिए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यहां पर काम करने के लिए लेबर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का बहुत शॉर्टफॉल रहता है। लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। इसका दूरगामी इफेक्ट जमशेदपुर के व्यापारी जगत को उठाना पड़ता है और उन्हें काम करने के लिए मजदूर, उन्हें काम करने के लिए एम्प्लॉइज़ को खोजना पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट व्यापारी जगत को, व्यापारी समाज को भोगना पड़ता है। सिंगल विंडो सिस्टम की हम बात करेंगे। कहने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। एक व्यापारी को कई एक्ट्स में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ESI एक्ट, PF एक्ट, GST, इनकम टैक्स, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की आवश्यकता है कि एक टेबल पर गए और सारा काम हो गया। रेड टेपिज्म को बंद करना पड़ेगा। खाली दिखावा के लिए हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है कहने से नहीं चलेगा। फ्री एकदम सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। लास्टली मैं करप्शन की बात करूंगा। आप सब जानते हैं करप्शन हमारे सिस्टम में किस तरह से इनहेरेंट रूप से घुस चुका है और ये दीमक की तरह हमारे पूरे सिस्टम को खा रहा है। अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं यही कहूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ते रहिए। जय हिंद।